हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अक्टूबर में ऑलरेडी आ रहे हैं। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और ये जो वीडियो रहने वाली है चैप्टर 16 क्लास 12th NIUS ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड ये रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आज वाटर बजट एंड वाटर यूटिलाइजेशन के बारे में, लाइक यूटिलाइजेशन के जितने भी पैटर्न हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कॉम्प्रिहेंसिवली, ये जो दो टॉपिक्स हैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, काफ़ी डीप जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर एंड रिसोर्सेज ये चैप्टर का नेम है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक एज वेल एज अपने दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है, और आपका पार्टिसिपेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन रियली नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। देखिए, वाटर जो है एक मात्र इकाई है जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जीवन स्टार्ट करने में धरती पर और जीवन को सस्टेन रखने में। विदाउट वाटर हम सोच भी नहीं सकते कि जो लाइफ है वो पॉसिबल होगी यहाँ पर या नहीं होगी। देखिए, जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो तो कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाएंगे, बट व्हाट अबाउट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका क्या होगा? जो अदर जो एनिमल्स हैं उनका क्या होगा, जिनको वायु और वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रिकॉशंस बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? आपने देखा होगा कि वाटर को एक्सेसिवली यूज़ करा जाता है, इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो एक तरीके जर्नी है जो हमारी अर्थ पर चल रही है, वो वाटर का डिप्लीशन हमारा कहीं ना कहीं होता जा रहा है। ठीक है, जिससे कि वाटर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट होता जा रहा है। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर वाटर की जो मात्रा है बहुत कम होगी और नेग्लिजिबल होगी, ना के बराबर होगी। तो इससे क्या होगा कि जो लाइफ को सस्टेन करने में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इवन हो सकता है कि वाटर जो है ना फिर सोने और चांदी के भाव बिके। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अपनी नज़र में लेकर आने की ज़रूरत है। अगर हम इंडिविजुअली यानी एक इंडिविजुअल तौर पर भी अगर हम कदम उठाते हैं तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिकली चेंज हम लेकर आ सकते हैं, इवन इन द माइंड एज वेल एज इन द रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सबकी भागीदारी और सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर को बचाए रखने में। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर हो या फिर सरफेस वाटर हो या फिर एटमॉस्फेरिक वाटर हो या फिर कोई और भी वाटर जैसे कि ओशनिक वाटर। अब ओशनिक वाटर क्या है, हमारे लिए यूज़ है क्या ओशनिक वाटर का? बिल्कुल यूज़ नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू सरफेस वाटर, जब सरफेस वाटर की बात आती है ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। इवन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो सीजनल फ्लो करती हैं। जब मानसून सीजन आता तब उनमें पानी एकदम फ्लो कर भरकर चलता है, ऊपर तक एकदम फिल होकर चलता है, वेराज वो ऑल द राउंड ईयर खाली रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेरिक वाटर जो होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर हम उसका यूज़ कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट यूज़ दैट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर एज वेल एज दी वाटर ड्रॉपलेट। अब वाटर ड्रॉपलेट तो क्लाउड फॉर्मेशन करती है ना कंडेंसेशन के बाद, अब वो सारी चीज़ें जो ना अलग हो जाती हैं। तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक वाटर है बट वी कांट यूज़ दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो ना कहीं देखनी पड़ेंगी। बट हमारे पास दो ही तो सोर्सेस अवेलेबल हैं। वन इज़ अंडरग्राउंड वाटर, देन द अदर वन इज़ व्हाट? सरफेस वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर भी देखिए, हम अगर हम सीजन वाइज भी अगर एक्सेसिबली इनका पूरा का पूरा अप्रोप्रिएट तरीके से मानसून के मौसम में अगर हम वाटर का यूज़ कर पाए ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कंट्री की एक तरीके से। But what we do nothing, neither we conserve or nor we use judiciously the resources water। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें जो ना यहाँ पर हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट वीडियो में हमने जो एक सोर्सेज पढ़े थे वाटर के, पहला था हमारा सरफेस वाटर, दूसरा था हमारा अंडरग्राउंड वाटर और तीसरा था हमारा एटमॉस्फेरिक वाटर और चौथा था हमारा ओशनिक वाटर। अब ये ओशनिक वाटर और
एटमॉस्फेरिक वाटर मैंने आपको शायद नहीं बताया था, तो मैं अभी बता देता हूँ। एटमॉस्फेरिक वाटर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एज वेल एज द वाटर ड्रॉपलेट्स दैट गॉट कंडेंस्ड व्हेन द लाइक टेम्परेचर डिक्रीजेज, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब आपको तो पता ही है कि जब भी हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, व्हेनेवर वी स्टार्ट मूविंग अपवर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम क्या महसूस करते हैं, द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है वो गिरना चालू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए सो दैट कि वी कैन नो अदर थिंग्स एज वेल, हम जो अदर चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकें, ठीक है। और जो ओशनिक वाटर है, कैन वी यूज दैट? नो, वी कैन नॉट यूज दैट बिकॉज द सैलिनिटी ऑफ द वाटर इज हाई, ठीक है। सैलिनिटी की वजह से हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं इसीलिए। मगर क्या सरफेस वाटर भी सैलाइन होता है? जी बिल्कुल होता है। कैस्पियन सी, रेड सी, ये सारे सैलाइन वाटर की जो कुछ झीलें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि एक नदी है, सॉरी एक लेक है, कहाँ पर है, राजस्थान में है, रामसर लेक शायद, नहीं मुझे उस लेक का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें सॉल्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। राम ऐसे कुछ है वो लेक का नाम, ठीक है। तो आप एक बार मुझे जो ना उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, ठीक है। तो वहाँ पर वो भी सैलाइन, उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो समुद्र के वाटर को इनफिल्टर करके यानी फिल्ट्रेशन कर हम यूज़ में लेकर आ सकते हैं, बट दैट कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। अब वो जो है ना काफ़ी महंगा पड़ेगा हमारे लिए, बट इन द वर्ल्ड देर आर सर्टेन कंट्रीज विच आर यूजिंग द ओशनिक वाटर को यूज़ करा जा रहा है, एंड दे आर फिल्टरिंग दैट and they are using for other or the various purposes like drinking water और other जो स्प्रिंकलिंग के लिए पौधों में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अदर कंट्रीज़ यूज़ करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सऊदी अरबिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ सॉरी जो हमारे एक्सटेंडेड वेस्टर्न एक्सटेंडेड एरिया है, लाइक हमारी सऊदी अरबिया और यूएई, कुवैत, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं यूज़ कर रही हैं। तो वी मस्ट ऑल्सो नो दिस थिंग कि वाटर जो स्कैरिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब वाटर हर जगह पर सेम लेवल पर नहीं पाया जाता। कहीं पर आपने देखा होगा जो बोरवेल होते हैं या फिर कोई अदर समर्सिबल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह पर 30 फीट पर भी पानी है, 30 फीट पर भी पानी है, मगर एक जगह पर 100 फीट पर भी पानी नहीं है। तो हियर वी नीड टू थिंक अबाउट, ठीक है। अब हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान का जो एरिया पूरा का पूरा डेजर्टेड एरिया है, वहाँ पर सॉइल तो पोरस है, मगर वहाँ पर रेनफॉल एक एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होता। जब एडिक्वेट अमाउंट में रेनफॉल नहीं है, देन देयर वी हैव वाटर स्कैरिसिटी, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर जगह एक समान में वाटर नहीं पाया जाता, वाटर लेवल हर जगह समान नहीं है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्लेट्यू रीजन, दैट इज द डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, वो माउंटेनियस रीजन है, मगर वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो हार्ड रॉक है, वहाँ पर पोरस रॉक नहीं पाई जाती है, और वाटर जब वहाँ पर रेनफॉल होती है तो परकोलेट नहीं होता है, नीचे ग्राउंड वाटर टेबल जो है रिचार्ज नहीं होती है। तो इसीलिए वहाँ पर एक्सट्रैक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर स्कैरिसिटी हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कमी हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हम वाटर बजट की। अगर हम बात करें क्या होता है वाटर बजट, सिंपली वाटर बजट का मतलब है एक कंट्री में अगर 10 किलो पानी अवेलेबल है तो वो कितना यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो है कितना उनकी कैपेसिटी है यूज़ करने की, या इतना वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर वो जो है कंज्यूम कर रहे हैं 11 लीटर, तो इसमें से डिफरेंस कितना बैठ रहा है, 1 लीटर। तो 1 लीटर एक्सीड कर रहा है, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी यहाँ पर जो मतलब देखिए सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर समझिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 10 लीटर पानी हमारे पास अवेलेबल है और इसको कंज्यूम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग, मगर यहाँ पर 6 लोग हैं। अब इनकी जो डिमांड है वो 10 लीटर से 11 लीटर बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हम स्कैरिसिटी देखने के लिए मिलेगी ना। तो वाटर बजट का सिंपली मतलब होता है अवेलेबल वाटर एंड द यूज़ ऑफ द वाटर, बैलेंस बिटवीन अवेलेबल वाटर एंड द यूज़ ऑफ द वाटर, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि वाटर बजट की सहायता से जो है ना हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन को जो है ना एनालाइज कर सकते हैं, और वहाँ की जो पॉपुलेशन के हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन पर कितने % पानी अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं वाटर के जो बजट है, जब हम वाटर बजट पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें वहीं पर सीखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब वाटर बजट यही है, ये इसकी डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन ये है, आप इसको भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। इन अनदर वे, वाटर बजट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन वाटर इज stored in a region,
अब यहाँ पर अब देखिए वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो वैरी करती है सीज़न टू सीज़न। अगर कहीं पर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर वाटर की तो भरमार हो जाती है एकदम, मतलब मान लो कि बहुत, मतलब इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कमी नहीं रहती। अब यहाँ पर अगर हम अभी मैं जिस समय पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मुझे न्यूज़ में सुनने के लिए मिल रहा है कि जो दिल्ली है, दिल्ली की जो यमुना रिवर और दिल्ली के पास में एक और रिवर बहती है, दैट इज़ द हिंडन रिवर, जो नोएडा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो उन दोनों में बाढ़ की सिचुएशन बन रही है, तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है वाटर की। बट इज़ दैट वाटर यूजेबल? नो, पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्या हम उसको यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मगर हम उसको एक बार ट्रीट कर यूज़ कर सकते हैं। मगर वहीं पर जब समर जैसे सीज़न आते हैं ना, समर जैसे सीज़न एकदम ड्राई सीज़न, तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नील हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं वाटर आता। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर समर कैडी धूप निकल रही है या छत पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है, हम वहाँ पर कपड़े वगैरह ड्राई करते हैं, ठीक है, सुखा देते हैं उनको, और अच्छे तरीके से मोटे मोटे कपड़े भी सूख जाते हैं। मगर एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी भी धूप में नहीं सूखती? आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, आगे वीडियो में बताऊँगा मैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी भी धूप में नहीं सूखती, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी जो ड्राई सीज़न में क्या होता है, एकदम पानी की स्कैरसिटी हो जाती है, पानी आता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो ना बहुत ज़्यादा हमारी जो डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वी शुड यूज़ वाटर रिसोर्स जुडिशियसली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज पर स्कैरसिटी अगर आ रही है तो क्यों आ रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है वाटर के प्रति। जब वाटर के प्रति डिमांड बढ़ रही है, अब एक जगह है जिसमें पानी है तकरीबन 10 लीटर, अब वहाँ पर जो है ये जो 10 लीटर था पहले कंज्यूम कर रहे थे 5 आदमी, मगर यहाँ पर अब पॉपुलेशन हो गई है 20, और यहाँ पर पानी की जो मात्रा वो 10 ही है हर बार। तो यहाँ पर इनको पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पर स्कैरसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं वो एज पर दी नेचर नहीं रहेंगे, ठीक है। नेचर चाहते हैं कि अगर इस एरिया में 10 लोग रहे उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी है, मगर वहीं पर अगर तुम 20 ले आओगे तो भाई ये थोड़ा सा लाइक अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है वाटर रिसोर्सेज पर। अब लास्ट डिकेड लाइक द रिजर्व ऑफ आर सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर आर अबाउट 23,840 बिलियन क्यूबिक मीटर, इतनी हमारे पास रिजर्व है सरफेस वाटर की। बट इसमें से जो यूज़ होता है वो 10,860 बिलियन क्यूबिक मीटर यूज़ होता है, मगर बाकी का जो बचा हुआ वो सारा का सारा या तो नदियों में रहता है या फिर वो समुद्र में जाकर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें कहीं ना कहीं ये वाटर बजट है। कहाँ पर हम वाटर को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर बोरवेल हम कंस्ट्रक्ट कराते हैं, ग्राउंड वाटर पंपिंग, ठीक है। ये एक्वीफर है जो जहाँ पर जब बारिश होती है यहाँ पर, तो ये वाटर जो यहाँ पर होता है वो नीचे जाकर जब पर्कुलेट होता है तो यहाँ इस वाले रीजन को रिचार्ज करता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर इनफ्लो, ठीक है। और ये वाटर टेबल है, ये वाटर लेवल है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई। अब यहाँ पर देखिए पानी जो ट्रिब्यूटरी इनफ्लो है, यहाँ पर बर्फ़ जो पड़ती है, लाइक हमारी जो पैरेनियल रिवर्स हैं, 2 पैरेनियल रिवर्स हैं, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र, यमुना भी उसी में कंसिडर की जाती है, बट उसका पानी आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर दी वेरियस यूजेस, ठीक है। अब यहाँ पर पानी जो है बारिश के द्वारा भी हमारे सरफेस पर आता है, मगर पानी को हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक म्यूनसिपल यूज़ हो गया, नेचुरल वेजिटेशन यूज़ हो गया, सरफेस वाटर डाइवर्जन यानी एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो गया। तो काफ़ी तरीके से वाटर को यूज़ करा जाता है। अब जितना हमारे पास अवेलेबल है प्लस यूज़, उसके बीच में अगर हम एक बैलेंस बना दें तो एक तरीके से वाटर बजट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बजट का मतलब ही यही होता है कि क्रिएट करना, कितना हमारे पास आ रहा है और कितना हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मानकर चलिए जब हमारा बजट रिलीज़ होता है ना 1 फ़रवरी को, ठीक है, तो उस समय पर हमें बताया जाता है कि 1 रुपये में से 25 पैसे कहाँ जाएंगे, 25 पैसे कहाँ जाएंगे, 2 पैसे कहाँ जाएंगे, 3 पैसे कहाँ जाएंगे। ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो इनकम है वो कितनी आ रही है, क्योंकि उसी के हिसाब से बजट बनाया जाता है, कितना पानी हम यूज़ कर सकते हैं, कितना पैसा हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसी को एक तरीके से बजट बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब अगर हम कंपेयर करें अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के बजट को, तो हम ये पता लगा
लगा सकते हैं कि वहाँ की जियोलॉजी किस प्रकार की होगी। वहाँ पर लाइक अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर वाटर बजट अगर हम निकालें तो वहाँ की जो पानी की अवेलेबिलिटी यानी मानकर चलिए 10 यूनिट वहाँ पर पानी अवेलेबल है। तो वहाँ पर पता लगा सकते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे किस प्रकार के उगेंगे, वहाँ पर पॉपुलेशन कैसे सस्टेन कर पाएगी, वहाँ पर और क्या मीन्स ऑफ वाटर अवेलेबल कराए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम असेस कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अलग अलग जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उनको एक तरीके से कंपेयर करने के बाद, ठीक है, सॉइल का पता लगा सकते हैं, वेजिटेशन का पता लगा सकते हैं, लैंड यूज़ का पता लगा सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल का पता लगा सकते हैं, कैसे कैसे वहाँ पर रिचार्ज होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, लाइक मानकर चलिए एक पर्टिकुलर जगह है, यही मान लीजिए थार डेजर्ट है, वहाँ पर 10 यूनिट पानी अवेलेबल था आज से 20 साल पहले। अब वो वहाँ पर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश है, तो वहाँ पर मान लेंगे कि ये इसका वाटर बजट है कि इतना यहाँ पर रहता ही रहता है। अब वो जो है डिप्लीट हो रहा है, लाइक उसको कंज्यूम करा जाता है पीपल के द्वारा और उसको वो डिप्लीट हो जाता है और नील लाइक क्लोज टू जीरो हो जाता है, मतलब पानी प्रेजेंट ही नहीं रहता। फिर तो हमें ये पता लग जाता है क्या हम वहाँ पर कोई फसल वगैरह कल्टीवेट कर सकते हैं, क्या हम वहाँ पर कोई लैंड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ और बसापत वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, वाटर बजट से ही। ठीक है, समझ में आपको बात, चलें आगे। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है ह्यूमन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। अब पीपल क्या करते हैं, भाई मोटर चल रही है तो चल ही रही है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई उनके कान पे जू नहीं रेंगती बिल्कुल भी कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई असर पड़ रहा है हमारी जो पृथ्वी पर है या नहीं पड़ रहा है। अब अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, मुझे नाम याद नहीं है किसने रिलीज़ करी थी, मगर हाँ मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था, न्यूज़ में आया था कि क्या नाम है, हमारी जो पृथ्वी की जो टिल्ट वाली एक्सिस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब डिसबैलेंस हो रही है, यानी वो अपनी एक्सिस से कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है। वो क्यों, क्योंकि हमारे द्वारा क्या हो रहा है कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है फॉर दी सो मैनी वेरियस पर्पसेस। ठीक है, तो इसीलिए इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं धरती जो है ना वो भी अफेक्ट हो रही है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्डिंग बनाते हैं हम, उसको बनाने में कहीं ना कहीं पानी चाहिए, रोड्स को बनाने में, पार्किंग लॉट्स को बनाने में, अर्बन एरिया, जितने अर्बन एरिया इंक्रीज हो रहे हैं ना तो उनको तो भाई पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये भी तो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी ना। तो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही जगह आकर मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन हमारे द्वारा करी गई है, लाइक मेटल रोड बना दिए भाई, मेटल रोड बना दिए, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अब मेटल रोड बनाने के साथ साथ आपको कुछ एक ऐसा एरिया भी तो छोड़ना चाहिए ना जहाँ से पानी जो है वो नीचे ज़मीन में जा सके, वाटर ग्राउंड टेबल जो है उसको कॉन्टिन्यूसली रिचार्ज कर सके, सो दैट की जो डेफिशिएंसी है वाटर की वो कभी आए ही ना। यूएसए, आउट ऑफ द कंट्री आप देखिए, आउट ऑफ द कंट्री अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर घर के बाहर काफ़ी बड़ा लॉन होता है, बड़ा लॉन बहुत बड़ा होता है, लाइक वहाँ पर गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं, वहाँ पर पार्क बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर ज़मीन बहुत है। क्या यहाँ पर है? बिल्कुल नहीं है। हमें ये सारी चीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत, सो दैट कि हमको भी आगे चलकर वाटर की जो स्कैरसिटी है वो फेस ना करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, हम मेटल रोड बना देते हैं और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। ड्रेनेज से क्या होता है, ड्रेन में पानी जाता है और वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है। चलो वो तो खैर सही है, मगर व्हाट अबाउट इरीगेशन के लिए आप निकाल रहे हो पानी, बोरो इरीगेशन कर रहे हो आप, जो ना ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकल इरीगेशन को यूज़ कर सकते हो ना, सो दैट कि वाटर वहीं पर जाए जहाँ पर ज़रूरत है। ये चीज़ें भी तो हो सकती हैं, मगर ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इनिशियल कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं जो फार्मर्स होते हैं उनको, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती हैं इन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इरिगेशन सिस्टम में यूज़ करने, यानी इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो है उनको अपने खेतों में यूज़ करने से। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जो मॉडिफिकेशन हो रही है, पेड़ नहीं है, बिल्कुल भी पेड़ नहीं है तो इवापोट्रांसपिरेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। ठीक है, मगर कहीं कहीं पर जहाँ पर इवापोट्रांसपिरेशन होता है वहाँ पर हमें मार्शी लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अमेजोन जंगल हो गया जहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ढकी रहती हैं, धूप ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए वहाँ की जो ग्राउंड टेबल है वो एज इट इज़ रहती है। तो पेड़ कहीं ना कहीं ग्राउंड टेबल को बचा सकते हैं ना, पानी को बचा सकते हैं, तो इसीलिए पेड़ नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब वाटर बजट जो प्रोवाइड कराता है हमें एक तरीके का एक बेस,
ताकि हम नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस चेंज को एकदम एनालाइज कर सकें और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को अफेक्ट होने से बचा सकें। ठीक है, इसीलिए वाटर बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन पैटर्न। हम वाटर को किस अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, उनकी डिमांड भी तो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बर्डन क्रिएट कर रहे हैं ना। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हमारी कंट्री में, जुडिशियसनेस नहीं है। अब अगर आप शादी कर रहे हैं तो यू कैन हैव ओनली वन चिल्ड्रन और टू। वाई डोंट यू अडॉप्ट ऑल दोज चिल्ड्रंस हु आर ऑर्फनेड। जो अनाथ है उन बच्चों को अडॉप्ट कर लीजिए ना, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल उनका यूटिलाइजेशन कीजिए। ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता। नो वन थिंक्स डिफरेंटली, नो वन थिंक्स डिस्टिंक्टिवली। कोई अलग नहीं सोचता, सबको एक ही लाइन में चलना है, बट पहचान वही बना पाएगा जो हटकर चलेगा, जो कहीं ना कहीं हटकर काम करेगा। तो इस चीज़ की ज़रूरत है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड की वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डोमेस्टिक पर्पस, इरिगेशन पर्पस, इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कहाँ से टैकल कर सकते हैं। हमारे पास इतना पानी नहीं है ना, क्या करेंगे फिर हम? क्या करेंगे? समुद्र से पानी लेकर आएंगे? नहीं ना। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? हमको अपने इंडिविजुअल तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर जो स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं, उनको उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 बाल्टी से नहा रहे हो, चलो कोई नहीं, वो तो ड्रेनेज में चला जाएगा। नहा रहे हो, जब आप 1 बाल्टी से नहा सकते हो तो 2 बाल्टी से नहाना क्यों? ये चीज़ें को थोड़ा सा सोचने वाली है। फालतू में ही कार धो रहे हो, अगर आपको वॉशिंग करनी है तो आप गीला कपड़ा मार सकते हो। ठीक है, या कोई और मेथड यूज़ कर सकते हो कार वॉशिंग का। ठीक है, आप उसमें दबा चलाए जा रहे हो, कार एक तरफ कार पे ब्रश लगा रहे हो और फिर दूसरी तरफ पानी यूँ ही चल रहा है, रिस रहा है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और पर कैपिटा एनुअल अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रही है। 1951 में क्या हुआ करता था कि 5177 क्यूबिक मीटर पर पर्सन हुआ करता था, मगर आज 2001 में क्या हुआ, ये घटकर कहीं ना कहीं 1829 आ गया। ठीक है, अब आने वाले 2025 में ये इसकी जो क्वांटिटी हो जाएगी 1342 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। और जहाँ पर इसने 1000 से नीचे गई वहाँ पर स्कैरिसिटी आ जाएगी। है ही नहीं फिर तो पानी। फिर तो भाई जैसे चेन्नई में पानी नहीं बचा था ना, सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें आज नहीं तो कल फेस करनी पड़ सकती है, अगर हमने आज ही कुछ ना कुछ नहीं करा तो। ठीक है, चलिए, ये कुछ ग्राफ है, आप ही की बुक में दे रखा था, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, 1951 में इतनी थी, 2001 में इतनी थी, और 2025 में इतनी हो जाएगी। ठीक है, आने वाले 2050 में कुछ इससे और नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब वाटर के कहीं ना कहीं जो यूजेस हैं वो डायरेक्ट भी हैं, इनडायरेक्ट भी हैं। डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक में, बाथिंग में, ड्रिंकिंग में, कुकिंग और इरीगेशन। ठीक है, अब कुकिंग और इरीगेशन एक बार मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमें खाना वगैरह मिलता है। इनडायरेक्ट पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील, तो काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है पानी। ऐसी बात नहीं है छोटे अमाउंट में, लाइक 1 गिलास पानी ले लिया और स्टील नहीं। दिस इज़ नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज़ दैट वाटर इज़ बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली, एक्सेसिवली। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो मेजरली अगर वर्ल्ड के संदर्भ में देखें, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो कहीं ना कहीं वाटर को अगर यूज़ करा जाता है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। यू गॉट इट? चलिए, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की यहाँ पर बात करूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वो जो फंक्शन करते हैं वो अंडर द वाटर करते हैं, सो दैट कि कोई भी एक जानमाल की बड़ी से बड़ी हानि को रोका जा सके। उनका स्टॉप होना, उनका रन करना सब वाटर के अंदर होता है। तो उससे क्या है, जब उन वाटर को या फिर कोई और भी वाटर, वार्म वाटर जो होता है, जब उनको किसी नदी में, किसी रिवर में या फिर समुद्र में उनको डिस्चार्ज करा जाता है ना, तो फिर वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर वहाँ पर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिन्हें हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं। फिर वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होते हैं ना, वो भी नहीं हो पाती है प्लांट के द्वारा। तो फिर वहाँ पर जो मरीन लाइफ है ना, वो भी हैम्पर होती है, वो भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होती है। तो सारी चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। ये सब क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से डिमांड बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, बट आर वी थिंकिंग अबाउट आवर ऑन अर्थ? नो, वी आर नॉट थिंकिंग, वी मस्ट थिंक अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन यूज़ है वाटर के, जैसे कि डोमेस्टिक, ठीक है, रिक्रिएशन, ठीक है, और यहाँ पर इंडस्ट्री और कॉमर्स पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर, हाइजीन और पब्लिक हेल्थ, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, चले आगे चलिए। अब यहाँ पर
यहाँ पर हमने वाटर की अब तक बहुत सारी बात कर ली। कितना पानी अवेलेबल है भाई हमारे पास 3% पानी अवेलेबल है ऑलमोस्ट। अगर मतलब एक और बारीकी से देखा जाए ना तो 17.5% जो वाटर है हमारा ओशियंस में पाया जाता है। बट व्हाट वी हैव इन अ फ्रेश वाटर इज़ 2.5% जो वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है। इसमें से तकरीबन 2/3 जो पोर्शन है वो फ्रोजन है, यानी ग्लेशियर्स के रूप में है, बर्फ़ के रूप में। Is that usable? No, that is not usable. Can we use that? We can use that, but after visiting there only. तो हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, इसीलिए तो हमारे पास पानी की बहुत कमी है। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कि 70% जो वर्ल्ड वाइड वाटर है वो कहीं ना कहीं इरीगेशन और इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, इरीगेशन के लिए। अब यहाँ पर ड्यू टू इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन डिमांड जो है वाटर की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ठीक है, अब वर्ल्ड के जितने भी मेजर एक्वीफर्स यानी जहाँ पर पानी पाया जाता था, फ्रेश वाटर पाया जाता था, वो भी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहे हैं। जैसे कि लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, जो अदर लेक हैं, जो ग्रेट लेक हैं यूएसए की, उनकी बात कर रहा हूँ। जो अदर जो वाटर एक्वीफर्स हैं, फ्रेश वाटर एक्वीफर्स, वो भी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, आप मुझे गूगल पर ये सर्च कर बताइए कि इंडिया में फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए बाकी मैं अगली वीडियो में बता ही दूंगा। ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है सो सूरज की रोशनी में, यानी सूरज की रोशनी में सूख नहीं सकती। हमारा पसीना। ठीक है, स्वेटिंग। मगर हम चलते हैं तो भाई पसीना सूखने की जगह जो है ना वो और पसीना आता है। ठीक है, अब पॉल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रीज़, ये कहीं ना कहीं वाटर की जो क्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं और वाटर जो है ना बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है इन्हीं से। अब ये इन्हें जो है ना अपने आंसर में अगर कोट करेंगे ना, आपको नंबर देने से आपका जो टीचर है, आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो एग्ज़ाम कॉपी चेक करेगा, वो आपको नंबर देने से बिल्कुल नहीं कतराएगा, फुल मार्क्स देगा। ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ 1990 में 25 क्यूबिक मीटर यूज़ हुआ करता था, बिलियन क्यूबिक मीटर। मगर आज के समय में लाइक ऑलमोस्ट 2015 में हम एंटर करें, 2025 में 2025 में हम एंटर करने वाले हैं 52, आगे चलकर 60, इरीगेशन के लिए 800, इंडस्ट्री के लिए 130, एनर्जी के लिए 120, अदर्स 40। ठीक है, मगर यहाँ पर इनिशियल तो देख लीजिए, इनिशियल अमाउंट कितनी है? नील, कुछ नहीं थी। बट एज वी हेडेड टूवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वी काउंटर्ड सर्टेन अदर थिंग्स विच वी वर नॉट अवेयर अबाउट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तो इंडिया जो है एक एग्रेरियन कंट्री है। वी ऑलरेडी नो दिस कि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है जिसकी जो लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, इसलिए इसको एग्रेरियन कंट्री बोला जाता है 80% जो वाटर है कहीं ना कहीं 80 से 81% एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। ठीक है, अब रैपिड जो इरिगेशन लैंड है ना वो बहुत जल्दी बढ़ा है। लाइक पहले क्या हुआ करता था, 1999 से 2000 तक 8.47 करोड़ हेक्टेयर लैंड जो था वो इरिगेटेड एरिया था। मगर हमारी जो कैपेसिटी है जहाँ पर हम वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं वो है इतना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं कितना है, करोड़ ना कि छोटा अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इरिगेशन की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो ये क्योंकि जो रीजनल और सीजनल वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलती है ना, रेनफॉल में कहीं पर पड़ रही है और कहीं पर पड़ ही नहीं रही। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक किसान ने चावल की खेती करी और वहाँ पर बारिश आकर तबड़ कर गई। भाई वो तो झेल लेगी क्योंकि जो राइस है वो वाटर इंटेंसिव है, बट क्या जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं वो झेल लेगी पानी को? नहीं, वहाँ पर तो ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कभी पड़ती नहीं, जहाँ पर पड़ती है वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए जो हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलती है वो क्यों जस्ट कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, वाइड और अनसर्टेन गैप हमें देखने के लिए मिलते हैं रेनफॉल में, जब आना चाहिए तब नहीं आते। मानसून की स्टार्टिंग टाइम शायद 7 जुलाई होता है दिल्ली में, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, मगर लेट आते हैं मानसून, कभी कभी बहुत लेट आते हैं। तो ये भी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। क्यों हो रहा है ये? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण ही तो हो रहा है ना, क्योंकि उनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें करी जा रही हैं, आप जानते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिमांड बढ़ रही है कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जो कैश क्रॉप होते हैं, जैसे कि वो चावल हो गया और रंग हो गया। ठीक है, रंग यानी नील की खेती हो गई, और जो अदर
जो इलीगली कल्टीवेट करी जाती हैं, जैसे कि हाँ कैश क्रॉप में एक गन्ना भी आता है, तो ये सारी क्रॉप जो उगाती है उनके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग सब कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न हम पढ़ेंगे, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग होनी चाहिए, ठीक है। हम इरिगेशन टाइप में बहुत तरह के इरिगेशन टाइप को यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकल, ठीक है। बरो को छोड़ सकते हैं, बरो क्या होता है मैं बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है, एग्रीकल्चर जब हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब मीन्स ऑफ इरिगेशन हमारे पास काफ़ी सारे हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, टैंक्स, ठीक है। ये पहले के हुआ करते थे, बट नाउ वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। ट्यूबवेल आप जानते हैं, वेल आप जानते हैं, ठीक है, टैंक आप जानते हैं, और कैनाल भी आप जानते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुना है, जो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर पानी प्रोवाइड कराती है, बहुत कराती थी, मगर आज भी उसमें पानी है मगर इतना स्वच्छ नहीं है, उसमें हमें लीकेज देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पर जो 46% जो एरिया है वो ट्यूबवेल से इरीगेट करा जाता है, कैनाल 24%, टैंक्स 3%, और अदर सोर्सेज 11%, और अदर वेल्स 16%, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको अदर सोर्सेज में हम लगा सकते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकल इरीगेशन वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की बात करें तो वेल्स जो होते हैं वो तो बहुत पुरानी बात होगी, मगर मॉडर्न ज़माने में ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ग्राउंड वाटर टेबल को ख़त्म करने के लिए, और पेड़ों पौधों में नहीं, फसलों में पानी लगाने के लिए, ठीक है। तकरीबन ट्यूबवेल्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। तो 1950-51 में खाली 59 हेक्टेयर जो लैंड हुआ करता था उस पर इसका यूज़ हुआ करता था, बट नाउ 30 मिलियन, पहले लाख, अब 30 मिलियन, 1 मिलियन काउंट्स 10 लाख, अब लगा लो कितने हो गए 3 करोड़। चलो कहाँ पर 1997 1998 कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वो वाले एरिया खासकर जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। ये रीज़न है जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करा जाता है, सो दैट कि क्रॉप्स को कल्टीवेट करा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये सारी चीज़ें आखिर हुई क्यों, बिकॉज क्योंकि भाई जो टेक्नोलॉजी है ना उसने सारी चीज़ें आसान बना दी हैं, ठीक है। और जो मतलब कंस्ट्रक्ट करने का, ट्यूबवेल्स को कंस्ट्रक्ट करने का जो पैसे लगते थे ना पहले, बहुत ज़्यादा लगा करते थे, मगर आज के समय में बहुत ज़्यादा सस्ती हैं और इजी हैं, मशीन आती हैं 2 मिनट में खोद खाद के चली जाती हैं, चलो लग गई ट्यूबवेल। मगर आज भी कुछ ऐसे स्टेट हैं, गोवा, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, जहाँ पर 60% जो है जो फसल उगाई जाती हैं वो 60% जो फसल हैं इरीगेशन के द्वारा यानी वेल्स और ट्यूबवेल्स की मदद से उगाई जाती हैं। कैनाल ये देखिए कैनाल, आप कैनाल देखिए पहले, ये है कैनाल, ठीक है। ये ऐसी कैनाल होती हैं, तो यहाँ से भी पानी लिया जाता है सो दैट कि क्रॉप्स को कल्टीवेट करा जा सके। मगर ये सारी चीज़ें 1960 तक हुआ करती थी, मगर आज के समय में ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। मगर फिर भी कंट्री में इस समय तक 40% जो एरिया था वो कहीं ना कहीं कैनाल से ही इरीगेट हुआ करता था, ठीक है। ये जो संख्या है घटकर 1996 में 96 से 97 तक 31% हो गई, और अबाउट 1.7 करोड़ जो हेक्टेयर है वो इरीगेट करा जाता था, यानी पूरा का पूरा 71% जो है वो यही है, 31%, ठीक है। ये कहाँ पर जी, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्रा और पंजाब, ठीक है। अब कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर कैनाल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर तो पहाड़ी इलाका है, पानी अगर मिलेगा तो बहुत नीचे जाकर मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कैनाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, मिज़ोरम, आसाम, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज़ हैं और नॉर्थ वाले एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है ना ट्यूबवेल्स लगाई नहीं जा सकती हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। कैनाल इरीगेशन डिक्लाइन करा है ये भी 27% से 2001 में, 2002 से 24% 2014-15 तक। टैंक्स का तो कोई यूज़ ही नहीं करता आज के समय में, मगर राजस्थान जैसे एरियाज़ में टैंक का यूज़ होता है सो दैट कि वहाँ के जो पीपल हैं पानी को यूज़ कर सके अपने खाना वगैरह पकाने के लिए, ठीक है। मगर इरिगेशन ज़्यादा नहीं होता ही नहीं है, तो उस समय पर मतलब लाइक अगर हम मान लें 2 से 3 डी के पहले 3% एरिया था जो कहीं ना कहीं
टैंक से इरीगेट करा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से एरिया जहाँ पर ये टैंक वाली चीज़ें यूज़ होती थी? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं। प्लेट्यू रीजन में आज भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी जाती हैं, डीकन प्लेट्यू वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रॉक जो है ना वो हार्ड है, और वहाँ पर अगर टैंक बना देंगे तो वो पानी नीचे रिसेगा नहीं, तो टैंक भरा का भरा रहेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आज भी वहाँ पर यूज़ होती हैं प्लेट्यू वाले रीजन में। ठीक है, तो ये वीडियो थी पूरी की पूरी जो पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन और एज वेल एज दी वाटर बजट के बारे में। आपको कैसी लगी वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती, कोई भी परेशानी होती है, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्टली मैसेज कीजिए, या फिर फेसबुक से कनेक्ट हो जाइए, सो दैट कि आप और मैं अच्छे से कनेक्ट रह सकें। और कोई भी क्वेरी हो, जब भी आपका मन करे आप पूछ लीजिए, बस बेझिझक। ठीक है, और ये टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी जुड़िए। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए, पीडीएफ के लिए, जब तक अच्छे खासे मेंबर नहीं हो जाएंगे तो आई विल नॉट प्रोवाइड पीडीएफ टू यू ऑल। विल प्रोवाइड, डोंट वरी, आई एम जस्ट जोकिंग। ठीक है, मगर यहाँ पर नोटिफिकेशन भी काफ़ी जल्दी पहुँच जाती है अपलोड होने से पहले ही। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आपसे फिर से मुलाकात होगी कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन के साथ। आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और पार्टिसिपेशन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।